मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय में। कल जो हमारा विषय था वह था परराष्ट्र नीति या परराष्ट्र संबंध। मनुस्मृति में मनु ने परराष्ट्र नीति या परराष्ट्र संबंधों का उल्लेख किया है। परराष्ट्र संबंध या परराष्ट्र नीति दूसरे राज्यों से या पड़ोसी राज्यों से संबंध पर बल देता है, संबंध बनाने पर बल देता है। मनु ने कहा था कि एक राजा को अपने मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए और शत्रुओं की संख्या को कम करना चाहिए, यानी मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए और शत्रुओं की संख्या को कम करना चाहिए। इसके हमने दो पक्ष देखे थे। पहला पक्ष था सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा पक्ष था व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में मनु ने 3 प्रकार के सिद्धांत लिए थे: मंडल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति और उपाय। हमने मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति कर लिया था। मंडल सिद्धांत क्या था? मंडल सिद्धांत राज्यों के अंतर्राज्य संबंधों पर बल देता है। मंडल सिद्धांत में 4 प्रकार के राज्य बताए गए हैं: शत्रु, मित्र, उदासीन और मध्यम। ये मैं आपको संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ कि कल जो हमने किया था उसके आगे का हम आज करेंगे तो ये क्लियर हो जाए। 4 प्रकार के राज्य हैं: शत्रु, मित्र, उदासीन, मध्यम। इसी प्रकार राजा को राज्य मंडल का केंद्र माना गया है। 12 प्रकार के राष्ट्रमंडल हैं, 5 प्रकार की प्रकृतियां हैं। ये था मंडल सिद्धांत जो हमने कल कर लिया था। दूसरा भी हमने कर लिया था षाड्गुण्य नीति। षाड्गुण्य नीति क्या है? षाड्गुण्य नीति 6 विकल्प प्रस्तुत करती है अंतर्राज्य संबंधों के। 6 विकल्प। ये 6 विकल्प कौन कौन से थे? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविध भाव और संशय। संधि, विग्रह, आसन, यान, द्विविध भाव और संशय, ये 6 प्रकार के विकल्प थे जो मनु ने अपनी मनुस्मृति में परराष्ट्र नीति में दिए थे। अब हमारा आज का जो अध्याय है, आज का जो टॉपिक था वो था तीसरा सिद्धांत जो था उपाय। समस्त प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं उनमें उपायों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में भी उपायों को लिया गया है। उपाय 4 प्रकार के होते हैं। पहला साम, दान, दंड, भेद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 प्रकार के उपाय हैं जो मनु ने अपनी मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंधों या परराष्ट्र नीति में दिए हैं। तो पहला करेंगे साम। साम का क्या अर्थ है? साम का अर्थ है कि विशेष आदर द्वारा या प्रेम प्रदर्शन करके, विशेष आदर द्वारा या प्रेम प्रदर्शन करके एक राजा दूसरे राजा को जब अपने अनुकूल बनाता है तो इसे साम कहा जाता है। मतलब एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रेम प्रदर्शन और विशेष आदर जब दिया जाता है तो उसे साम कहा जाता है। दूसरा है दान या दाम। विपक्षी राजा को धन व संपत्ति देकर अपने अधीन बना लेना दान कहलाता है। विपक्षी राजा को धन या संपत्ति देकर अपने अधीन बना लेना दान कहलाता है। तीसरा था दंड। दंड का मतलब है सैन्य बल। दंड का मतलब है बलपूर्वक, किसी भी राजा को बलपूर्वक अपने अधीन बना लेना दंड कहलाता है। यदि राजा दूसरे राजा को बलपूर्वक अपने अधीन बनाता है तो ये दंड कहलाता है। और चौथा है भेद। भेद का मतलब है भेदभाव करना। भेद का मतलब है प्रतिपक्षी राजा के मित्रों, सहायकों, उसकी प्रकृतियों में मतभेद उत्पन्न करके उसे अपने अनुकूल बना लेना। मतलब मतभेद उत्पन्न कर दो और उसकी ये सभी प्रकृतियां या मित्र या सहायक को अपने अनुकूल बनाने का नाम है भेद। ये था परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष। अब हम करेंगे परराष्ट्र नीति का व्यवहारिक पक्ष, जो दूसरा पक्ष था। परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक पक्ष में मनु ने 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई हैं। पहली थी दूत व्यवस्था और दूसरी थी गुप्तचर व्यवस्था। दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। मनु ने दूतों की भूमिका को परराष्ट्र संबंधों के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। दूतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है
क्योंकि उसके अनुसार दूत ही मैत्रीपूर्ण और अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार होता है। दूत ही मैत्रीपूर्ण और अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार होता है। मनु का कथन है कि मनु ने कहा था कि यह दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और मिले हुए शत्रु से विग्रह करा सकता है। मतलब दूत ही मेल भी करा सकता है और विग्रह भी करा सकता है। दूत वह कार्य कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री में फूट पड़ सकती है। ऐसा कार्य भी कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री में फूट पड़ सकती है। फिर मनु ने दूत के कुछ कार्य बताए थे, योग्यताएं बताई थी। दूत की योग्यताएं क्या क्या हैं? दूत की योग्यता है शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, मद्यपान रहित होना, मतलब मद्यपान का सेवन नहीं करे। तीसरा, चातुर्य, कुलीन, गणितज्ञ होना, निर्लोभी होना, शत्रु के पक्ष में ना आना, विभिन्न लिपियों का ज्ञान, विश्वास पात्र इत्यादि दूत की योग्यताएं हैं। उसके बाद मनु ने लिया था, यह तो दूत की योग्यताएं थी। दूसरी व्यवस्था जो आती है वो आती है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था दूत व्यवस्था के बाद वाली व्यवस्था है। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति एवं दुर्बलता तथा व्यवस्था को, शक्ति, दुर्बलता तथा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करके अपने राजा तक पहुंचा सकता है। जो जानकारी प्राप्त करके राजा तक पहुंचाता है उसे गुप्तचर कहा जाता है। इसी प्रकार यह राज्य में रहकर दूसरे राज्य के गुप्तचरों का भी पता लगा सकता है। दूसरे राज्य में कौन कौन से गुप्तचर हैं उनका भी पता लगा सकता है। तो ये थी गुप्तचर व्यवस्था। इसके मनु ने कई 5 प्रकार बताए हैं। गुप्तचर व्यवस्था के मनु ने 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला, कापाटिक, उदास्थित, गृहपतिक, व्यापारी और तापस। कापाटिक, उदास्थित, गृहपतिक, व्यापारी और तापस, 5 प्रकार है। पहला है कापाटिक। मनु के अनुसार कपट व्यवहार में दक्ष, कपट व्यवहार, जो कपट व्यवहार कर सकता है, कपट व्यवहार में दक्ष एवं जीविका के इच्छुक व्यक्ति यदि गुप्तचर का कार्य करे तो उसे कापाटिक कहा जाएगा। दूसरा, उदास्थित। मनु के अनुसार संन्यास धर्म से पतित हो गए, मतलब संन्यास धर्म से जो गिर गया, जो संन्यास धर्म में है लेकिन उससे अलग हो गया, बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण वाले, जीविका के इच्छुक व्यक्ति यदि गुप्तचर का कार्य करे तो उसे उदास्थित गुप्तचर कहा जाएगा। तीसरा है गृहपतिक। किसान की वेशभूषा में रहकर, किसान की वेशभूषा में रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाले को गृहपतिक कहा जाएगा। किसान की वेशभूषा में रहकर जो गुप्तचर का कार्य करे उसे गृहपतिक कहा जाएगा। चौथा है व्यापारी। व्यापारी की वेशभूषा में रहकर अगर व्यक्ति गुप्तचर का कार्य करता है तो उसे व्यापारी गुप्तचर कहा जाएगा, तो उसे गुप्तचर कहा जाएगा। जो लास्ट है तापस। तपस्वी की वेशभूषा में रहकर, तपस्वी जो तप करता है, तपस्वी की वेशभूषा में रहकर यदि गुप्तचर का कार्य करे तो उसे तापस गुप्तचर कहा जाएगा। ये थे इसके 5 प्रकार। तो आज पर राष्ट्रनीति का ये अंतिम अध्याय था। पर राष्ट्रनीति में सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष हैं। पर राष्ट्रनीति में, सैद्धांतिक पक्ष में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं, मंडल सिद्धांत, षाडगुण्य नीति और उपाय। और व्यवहारिक पक्ष में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था है। धन्यवाद।